नो डन। अच्छा वो देवी जबरदस्ती तुरंत लेके चलो। व्यू ले जाना सर। चलो 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 चलो। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जी। जी जी बच्चों नमस्कार। ठीक है, आइए हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में बेटा? फंडामेंटल राइट के बारे में। और फंडामेंटल राइट को हम आगे करेंगे, ठीक है ना जी। जी तो आप सभी को बहुत बहुत शुभाशीष, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून। क्लियर है जी? चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, हाँ आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो मैं आपको एक दो बातें बताने चाह रहा हूं। आज 8 तारीख है, तो 8, 9 और 10, ठीक है, मतलब 3 दिन। ठीक है, 3 दिन ये जो हमारी क्लासेस रहेंगी भैया, 3 दिन ये हमारी क्लास 2-2 घंटे की रहेगी। ठीक है, क्लियर है? बताओ, अगर आप लोग तैयार हो तो बताओ फिर, ठीक है ना, क्योंकि फिर दिवाली की छुट्टी पड़ जाएंगी यार, और सिलेबस वैसे ही आपका पीछे चल रहा है। चलिए जी, बहुत बहुत शुभाशीष आप सभी को। जी नहीं, अच्छा नहीं भाई सब लोग मना कर रहे हैं, चलो ठीक है, 1-1 घंटे की रहने देते हैं। ठीक है भाई, अगर तुम लोग मना कर रहे हो तो कोई बात नहीं, 1-1 घंटे की रहने देते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्लास को। जी भैया, ठीक है सर, आइए लेट्स गो। तो सबसे पहले मौलिक अधिकारों का जो सबसे पहला वर्ग है, ठीक है ना, जिसका नाम है समानता का अधिकार, हम समानता का अधिकार स्टार्ट करते हैं। थैंक यू जी भैया। तो जो आपका मौलिक अधिकारों का सबसे पहला वर्ग है, ठीक है, उसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, और बेसिकली जिसका नाम है समानता का अधिकार। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। ठीक है, इसको हम प्रारंभ करने जा रहे हैं भैया जी। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। और ये आपका आर्टिकल 14 से 18 तक है ना। ये तो आपको पता होगा कि जो समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी, ये आपका आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक है। ठीक है, अब इसमें जो आर्टिकल 14 है, सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 14 के बारे में अभी तक आप लोगों ने ये सुना होगा कि इसमें विधि के समक्ष क्षमता एवं विधियों के समान संरक्षण की बात कही गई है ना। यही तो आपने सुना होगा आर्टिकल 14 में। तो आर्टिकल 14 में आपने सुना होगा कि भैया इसमें विधि के समक्ष क्षमता ठीक है, एवं विधियों का समान संरक्षण, इसके बारे में चर्चा
की गई है एवं विधियों का समान संरक्षण, समान संरक्षण। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आप देखेंगे विधि के समक्ष क्षमता, ठीक है, इसको हम कहेंगे इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, विधि के समक्ष क्षमता, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे भैया जी इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, बिफोर लॉ। ठीक है, और विधियों का समान संरक्षण, इसको बोलेंगे हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ऑफ लॉ। ठीक है, अगर आप इसे अंग्रेजी में देखें तो अंग्रेजी में ज्यादा क्लियर होता है, ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा टफ लगता है। तो कुल मिलाकर आर्टिकल 14 की जो विषय वस्तु है, आर्टिकल 14 की विषय वस्तु है कि आर्टिकल 14 विधि की समक्ष क्षमता और विधियों के समान संरक्षण की बात करता है या समान संरक्षण का अधिकार देता है। ठीक है ना? तो किसका अधिकार देता है? विधि के समक्ष क्षमता, विधियों के समान संरक्षण का अधिकार देता है। आर्टिकल 14 अधिकार देता है। ठीक है, ये बात तो हमारे समझ में आ गई, लेकिन ये जो अधिकार देता है किसको देता है भाई? ठीक है, ये अधिकार भारत के नागरिकों को देता है या नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिक दोनों को देता है? सबसे पहली बात। और साहब ये अधिकार किसके विरुद्ध दिया गया है? ठीक है, तो यहां पर दो चीजें हैं, ये तो क्लियर है कि आर्टिकल 14 विधि के समक्ष क्षमता, विधियों का समान संरक्षण का अधिकार देता है। अब ये जो अधिकार देता है, ये अधिकार भैया जी किसको देता है मेरे प्यारे बच्चे? तो ये ध्यान रखना, ये जो अधिकार मिला है, ये अधिकार नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिक दोनों को मिला है। नागरिकों के साथ साथ जो गैर नागरिक हैं दोनों को मिला है। गैर नागरिक का मतलब है जो भारत के सिटीजन नहीं है लेकिन भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी कारण से निवास कर रहे हैं, या तो टूरिस्ट के पर्पज से आए हैं, ठीक है बच्चे, या फिर वह जो है भारत में एजुकेशन लेने के लिए आए हैं, या फिर भारत में किसी बिजनेस के सिलसिले में आए हैं, किसी भी सिलसिले में आए सही। तो ये जो अधिकार है ये सिटीजन्स के साथ साथ नॉन सिटीजन्स दोनों को प्राप्त है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, आप लोग याद रखोगे। तो ये जो राइट है सर, ये राइट किस किस को है? ये राइट सर सिटीजन को भी है और सिटीजन्स के साथ 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 ये नॉन सिटीजन्स को भी है। तो सिटीजन के साथ साथ ये नॉन सिटीजन्स को भी है, नॉन सिटीजन को भी है। ठीक है, ये अधिकार। ठीक है, अच्छा अब यहां पर एक और बात बताऊं मैं बहुत अच्छे से आपको सर, ये चीजें तो क्लियर हो गई कि साहब ये अधिकार नागरिक के साथ साथ गैर नागरिकों को है, लेकिन किसके अगेंस्ट है? तो ऑब्वियस सी बात है, राज्य के अगेंस्ट है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो अधिकार मिला हुआ है ये किसके विरुद्ध मिला हुआ है? इन दोनों को राज्य के अगेंस्ट मिला है, राज्य के विरुद्ध मिला है, नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को। ठीक है, स्टेट के अगेंस्ट है, राज्य के विरुद्ध है। ठीक है, अगेंस्ट टू स्टेट, ये राज्य के विरुद्ध ये अधिकार मिला हुआ है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन आर्टिकल 14 की अगर आप पूरी विषय वस्तु देखें, जो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है वो ये है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यक्तियों के विरुद्ध विधि के समक्ष क्षमता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये एक्चुअली इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यक्तियों को विधि के समक्ष क्षमता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। मतलब तो दो बातें क्लियर हो जाती हैं कि सर ये अधिकार नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिक दोनों को है और ये राज्य के विरुद्ध है। ठीक है, अगेंस्ट टू स्टेट है, राज्य के विरुद्ध ये व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब यहां पर सर दिक्कत ये है कि विधि के समक्ष क्षमता और विधियों के समान संरक्षण दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों का अंतर मैं आपको समझा देता हूं, आइए, और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि बात आपको समझ में आई अथवा ना आई। तो एक तरफ मैं लिख देता हूं भैया विधि के समक्ष क्षमता, विधि के समक्ष क्षमता, ठीक है ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ, बिफोर लॉ। ठीक है बाबू, और ये बड़ा कठिन सा है ना, जब हम स्टूडेंट थे हमारे समझ में ही नहीं आया ये, जब हमारे मास्टर साहब ने समझाया हमारे नहीं समझ में आया। ठीक है, लेकिन अब मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और आपसे मैं पूछूंगा लास्ट में, तो विधि की समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण दोनों में क्या अंतर है? विधियों का
समान संरक्षण, समान संरक्षण, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, तो दोनों में हम अंतर समझने चलते हैं। देखो भैया, ये जो विधि की समक्ष क्षमता है ना, विधि की समक्ष क्षमता, ठीक है ना, अंग्रेजी में देखना इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि की समक्ष क्षमता। अब इस विधि की समक्ष क्षमता का क्या मतलब है? देखो, ये बोलता है, ये जो पहला वाला स्टेटमेंट है विधि की समक्ष क्षमता, बोल रहा है कि कानून के समक्ष सभी समान है, कानून के समक्ष सभी समान है। जैसे आमतौर पर आपने सुना होगा कि बचपन में आप 2-3 भाई बहन थे, है? और आपने अपनी मम्मी पे ऐसा एलिगेशन लगाया कि मम्मी आप इसे ज्यादा प्यार करती हैं, मुझे कम। आमतौर पर आपने ऐसा बचपन में जरूर किया होगा। आपने नहीं किया होगा तो आपने बच्चों को ऐसा करते हुए देखा होगा, ऐसा कहते हुए देखा होगा, है ना, कि कोई बच्चा ऐसा है जो बोलता है कि मम्मी आप बहन को ज्यादा प्यार करती हो, मुझे कम करती हो। या कभी कभी बहन बोल रही होती मम्मी आप भैया को ज्यादा प्यार करती हो, मुझे कम प्यार करती हो। तो फिर मम्मी क्या बोलती है कि नहीं भाई, आप सभी मेरे बच्चे हैं और मेरे लिए आप सब समान हो। ऐसा मम्मी बोलती है कि नहीं? तो ऐसे ही कानून बोल रहा है कि कानून कहता है कि ठीक है, मेरे लिए सभी समान है, चाहे कोई भी आर्थिक रूप से कितना भी मजबूत क्यों ना हो अथवा कमजोर हो। मतलब कोई कितने भी पैसे वाला क्यों ना हो, कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, या फिर राजनीतिक रूप से कोई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, या फिर कितना भी कमजोर हो, या सामाजिक रूप से कोई कितने भी उच्च वर्ग से क्यों ना आता हो, या कितने भी निम्न जाति से क्यों ना हो, मेरे लिए सब समान है, मेरे लिए सब समान है। अर्थात कि मैं सभी के समक्ष समान रूप से न्याय करूंगा, ऐसा कानून बोल रहा है। क्लियर है? चलिए, तो ये जो है ये क्या कहता है कि कानून के समक्ष सभी समान है, कानून के समक्ष सभी समान है, सभी समान है, सभी समान है, समान है। कोई भी व्यक्ति ऑब्लिक संस्था कानून ऑब्लिक विधि से बड़ा नहीं है, कानून से बड़ा नहीं है, नहीं है। ठीक है, बात समझ पा रही है? तो वही चाहे कोई भी व्यक्ति हो या संस्था हो, कानून से बड़ा नहीं है कोई भी, ये बात ध्यान रखना है आपको। ठीक है सर, कानून से बड़ा कोई भी नहीं है, चाहे कोई व्यक्ति हो अथवा संस्था हो, कोई कानून से बड़ा नहीं है। ठीक है, सभी कानून की परिधि के दायरे में आते हैं। ठीक है जी, सभी कानून की परिधि के अंतर्गत आते हैं। परिधि के अंतर्गत आते हैं, अंतर्गत आते हैं। उम्मीद करता हूं बच्चे। अच्छा, अब ये जो विधि की समक्ष क्षमता है ना, ये एक्चुअली जो विधि की समक्ष क्षमता वाला प्रिंसिपल है ना, ये इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, ये तो हो गया नोट्स वाला जो आपको नोट्स लिखना है, ये हो गया एक्सप्लेनेशन वाली साइड, क्योंकि आपकी हमेशा से दिक्कत रहती है ना कि सर आप ऐसे लिख देते हो वैसे लिख देते हैं, तो इसलिए मैंने यहां पर लिखा है। अब ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ये आपको समझना है सबको। देखो बेटा, ये है क्या, इनफैक्ट आप इसे लिखेंगे भी, है ना, वहीं पर आगे लिखेंगे इक्वालिटी बिफोर लॉ को, लेकिन पहले आप यहां पर समझेंगे जरूर। ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ये एक प्रिंसिपल है बेटा, या फिर ये एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है। और ये जो दर्शन है अथवा ये जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को दिया था प्रोफेसर डाइसी ने, प्रोफेसर डाइसी। और ये जो प्रोफेसर डाइसी हैं, ये बेसिकली ब्रिटेन के थे, ब्रिटेन के थे। और प्रोफेसर डाइसी ने एक रूल दिया जिसको रूल ऑफ लॉ कहा गया, हिंदी में इसको विधि का शासन कहा गया, विधि का शासन कहा गया, रूल ऑफ लॉ। प्रोफेसर डाइसी ने क्या देखा, इधर देखेंगे, प्रोफेसर डाइसी ने क्या देखा
तो प्रोफेसर डाइसी देखते हैं कि इंग्लैंड में बेसिकली कई तरह की क्लास है। इंग्लैंड में कई तरह की क्लासेस हैं, बेसिकली मतलब वर्ग है। तो इंग्लैंड में कई वर्ग हैं, ठीक है। कुछ वर्ग जिनको बेसिकली कुलीन वर्ग कहा गया, अरिस्टोक्रेट क्लास कहा गया। अभी अरिस्टोक्रेट क्लास क्या होते हैं बेटा? अरिस्टोक्रेट क्लास क्या होते हैं? अरिस्टोक्रेट क्लास का मतलब होता है जो बेसिकली शासक वर्ग से संबंधित होते हैं, जिनको समाज में सबसे उच्च स्थान प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ लायक, ठीक है, क्षत्रिय है ना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये ध्यान रखना बेटा, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि आप तो इंग्लैंड गए नहीं, ठीक है, तो आपको कैसे पता? तो मैं वहां पर एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब आप ये मत कहना कोई भी, केवल समझाना होता है। देखो, मैं जाति व्यवस्था का भी जिक्र करूंगा, मैं कई बार निम्न जाति शब्द का भी प्रयोग करूंगा, उच्च जाति शब्द का भी प्रयोग करूंगा, ठीक है। तो आपको ये नहीं समझना, ये बात ध्यान रखना, मैं जातिगत बहुत न्यूट्रल हूं और मैं कभी भी जाति को, ठीक है, ना तो प्रमुखता देता और ना ही मैं उसका कभी भी व्याख्यान करता, क्योंकि मुझे इस जाति व्यवस्था में तनिक भी विश्वास नहीं है, तनिक भी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसलिए अगर मैं कभी समझाता हूं अथवा मैं कभी कहता हूं तो आप इसका मतलब ये मत समझना, ठीक है ना, ये केवल समझाने के लिए बोला जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब मैंने क्या समझाया आपको जी, अब मैंने क्या समझाया आपको कि इंग्लैंड में बेसिकली एक कुलीन वर्ग मतलब एक अरिस्टोक्रेट क्लास जो समाज में सबसे उच्च स्थान प्राप्त होता है, इसको बेसिकली, इस क्लास को बेटा समाज में सबसे उच्च स्थान प्राप्त होता है, सबसे उच्च स्थान प्राप्त होता है, सबसे उच्च स्थान प्राप्त होता है समाज में, क्योंकि सबसे उच्च स्थान बेसिकली समाज में इस कुलीन वर्ग को, इस अरिस्टोक्रेट क्लास को प्राप्त होता है। ठीक है, ये बेसिकली ये जो क्लास है ना बेटा, ये जो पूरी की पूरी क्लास है, ये पूरी की पूरी एक्चुअली क्लास शासक वर्ग से संबंधित है। किससे संबंधित है? शासक वर्ग से संबंधित है, शासक वर्ग से संबंधित है। मतलब इसी वर्ग के लोग जो है वह शासक बनते हैं, ठीक है। तो शासक वर्ग से संबंधित है कुलीन वर्ग, अरिस्टोक्रेट क्लास। ये समाज में सबसे उच्च पायदान पर है, ये वाली जो क्लास है ये समाज में सबसे उच्च पायदान पर है। और समाज में सबसे निम्न पायदान पर जो है वह मान के चलिए आप, आपका दास वर्ग है, स्लेव क्लास, जिसको आप बोलेंगे ये स्लेव क्लास है, ये समाज में सबसे निम्न स्थान पर है। दास का मतलब आप समझ गए, बेचारे गुलाम, ठीक है, जो औरों के यहाँ गंदगी साफ करने का काम करते हैं, झाड़ू पोछा का काम करते हैं, बेसिकली लेबर की तरह काम करते हैं, और जिनके साथ बड़ा अमानवीय व्यवहार किया जाता है, ये वो क्लास है जो सबसे निम्न वर्ग है। अच्छा, अब इंग्लैंड में होता क्या था कि अगर मान के चलिए बेटा कोई भी अपराध है, कोई एक अपराध, ठीक है, जिसमें कि चोरी की गई हो और वो दो अलग अलग वर्ग के लोगों के द्वारा किया जाता है, जैसे किसी दास वर्ग के व्यक्ति ने भी चोरी की और किसी कुलीन वर्ग के लोग व्यक्ति ने भी चोरी की, दोनों ने चोरी की, दोनों का अपराध समान है, बिल्कुल दोनों का अपराध बाबू समान है, इसने भी चोरी की, इसने भी चोरी की, दोनों ने चोरी की। और मान के चलिए बेटा किसी सेम चीज की ही चोरी की, ठीक है, कोई एक, ठीक है, समान वस्तु थी, उसी को चुराया, इसने भी चुराया और इसने भी चुराया, ठीक है। तो पता चला कि जब माननीय, ठीक है, राजा साहब ने इस पर फैसला सुनाया तो उस व्यक्ति को तो 1000 कोड़े की सजा का प्रावधान दिया गया कि इसको 1000 कोड़े मारे जाए, क्योंकि ये दास वर्ग से आता है। अब चूंकि ये समाज में उच्च वर्ग से आता है, शासक वर्ग से आता है, इससे गलती हो गई, इसकी बुद्धि फिर गई, इसमें इसका कोई दोष नहीं था, इसमें इसकी क्लास का कोई दोष नहीं था, गलत संगत में पड़ गया, या इसने किसी दास वर्ग के व्यक्ति को चोरी करते हुए देख लिया होगा, तो इस वजह से इसने ये कृत्य कर लिया। मतलब इस व्यक्ति पर नहीं डाला गया, ठीक है, इस व्यक्ति के आचरण पर, ठीक है ना, इसका दोष आरोपण नहीं किया गया, यह बोल दिया गया कि इससे गलती में हो गया होगा। बेसिकली आमतौर पर इसकी क्लास में तो ऐसा होता ही नहीं है, तो इससे गलती से हो गया होगा, या इसने किसी स्लेव क्लास के लोग को चोरी करते हुए देख लिया होगा, इसमें इसका कोई बेचारे का दोष नहीं है। और हो सकता है कि इसको केवल 1 कोड़े की सजा के साथ ही माफ कर दिया जाए, हो सकता है कि 1 कोड़ा भी नहीं दिया जाए। ये सब चलता था, ये हमारे भारत में भी चलता था, ठीक है। मैं आपको ऐसे कई सारे एविडेंस दे सकता हूं, और मैं ऑन प्रूफ बेटा कैमरे के सामने बोल रहा हूं कि जब एक ही अपराध में कोई निम्न जाति का व्यक्ति, ठीक है ना, जिसको तथाकथित शूद्र कहते हैं, अगर वह अपराध करता था और सेम अपराध को अगर कोई ब्राह्मण वर्ग से करता था, ये गुप्त काल और उसके आसपास की बात है, तो शूद्र को बहुत अधिक दंड दिया जाता था। गुप्त काल में अगर आप डीप में पढ़ेंगे तो इस तरह से वहां पर बहुत सारे दंडों का प्रावधान है, तो वहां पर स्पष्ट है इस तरह का भी प्रसंग मिलता है।
कि शूद्र को 100 कोड़े की सजा मिलती थी, और जबकि सेम उसी अपराध में ब्राह्मण वर्ग के व्यक्ति को केवल यह कहकर छोड़ दिया जाता था कि भविष्य में ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करेंगे। बस आप माफी मांग लो, ठीक है, ईश्वर से माफी मांग लो आप, और आप भविष्य में ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे, और बाइज्जत छोड़ दिया जाता था, बरी कर दिया जाता था। तो ये क्या हो गया, अपराध सेम किया है लेकिन कानून बेटा दोनों के लिए असमान हो गया। अपराध समान है लेकिन दोनों के केसेस में कानून कैसा हो गया, ठीक है ना, असमान हो गया। कानून के आधार पर बेटा भेदभाव हुआ कि नहीं, बात समझिए, कानून के साथ भेदभाव हुआ कि नहीं, किसके आधार पर, वर्ग के आधार पर। इसको तो कोई सजा मिली नहीं और इसको बेचारे को बड़ी कठोर सजा दी गई। ये सब प्रोफेसर डाइसी देख रहे थे, ठीक है। तो प्रोफेसर डाइसी ने रूल ऑफ लॉ दिया, विधि का शासन दिया, और प्रोफेसर डाइसी इस विधि के शासन में बोलते हैं कानून सभी के लिए समान होना चाहिए, सभी के लिए समान होना चाहिए, ठीक है ना। वर्ग आधार पर किसी को उच्च अथवा निम्न मानकर कानून के समक्ष भेदभाव नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है। और मुझे कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए फंडामेंटल राइट में। मैं पहले ही बोल देता हूं, अगर किसी भी बच्चे ने कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट की, ठीक है ना, कोई भी कंट्रोवर्शियल कमेंट किया, क्योंकि ये जो समानता का अधिकार है, मैं इसमें आपको अस्पृश्यता भी समझाऊंगा, उपाधियां भी समझाऊंगा, बहुत कुछ समझाऊंगा, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें समझाऊंगा, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 क्लॉज 2 समझाऊंगा, ठीक है। तो मुझे कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, ना मुझसे कोई ये कह सकता कि सर आप इस वर्ग का पक्ष लेते हो, उस वर्ग का पक्ष लेते हो, ये करते हो, वो करते हो। बिल्कुल न्यूट्रल होकर मैं सारी बातें आपको बताऊंगा अगर आपको समझना है। और अगर आर्टिकल रटने हैं तो वो बता दो, मैं केवल आर्टिकल रटवा के औरों की तरह आगे चला जाऊंगा, ठीक है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, समझना चाहते हो, ठीक है, या फिर अच्छे से क्लियर करना चाहते हो, ठीक है, केवल रटना चाहते हो, ठीक है। ये बात क्लियर है। तो प्रोफेसर डाइसी ये बोलते हैं कानून सभी के लिए समान होना चाहिए, वर्ग आधार पर किसी को उच्च अथवा निम्न मानकर कानून के समक्ष भेदभाव नहीं होना चाहिए। इन्होंने क्या बोला, कानून के समक्ष कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये बोलता क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ का मेन थीम क्या है, तो बेटा इक्वालिटी बिफोर लॉ का मेन थीम है कि कानून के समक्ष ठीक है ना, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसकी मेन थीम है बेटा, मतलब कानून के समक्ष सभी लोगों को समान होना चाहिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। लॉ के समक्ष सभी क्या है, समान, इक्वालिटी बिफोर लॉ। लॉ के समक्ष बाबू क्या है, सभी लोग समान है। तो इसलिए ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ना, ये ध्यान रखना, ये हमने, ठीक है, नंबर फर्स्ट पॉइंट, इसको हमने बेटा इंग्लैंड से लिया है, ये पूछा जाता है, इसको हमने इंग्लैंड से ग्रहण किया है, अडॉप्टेड बाय इंग्लैंड। और यह एक नकारात्मक अभिव्यक्ति है। आप कहेंगे सर कितनी तो सकारात्मक है, अब ये नकारात्मक कैसे है, तो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि इसमें निषेध का अर्थ है, ठीक है। देखो इसमें निषेध का अर्थ है। मैंने बोला कि मम्मी ने क्या कहा, मम्मी ने कहा कि बेटा आप सब मेरे लिए समान हो, ठीक है ना, आप सब मेरे लिए, चाहे आप लड़की हो या लड़का, ठीक है, एक माँ के लिए सारे बच्चे समान होते हैं, चाहे उसका कोई बच्चा गोरा हो या काला हो, कोई मोटा हो या पतला हो, माँ के लिए सभी समान है। माँ किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करती, तो माँ भेदभाव नहीं करती है भाई, क्लियर है। तो ये है तो बहुत अच्छी बात कि माँ भेदभाव नहीं कर रही, क्योंकि इसमें निषेध का अर्थ है। जैसे मैंने कहा, देखिए मैं एक ही बात को दो तरीके से बोलता हूं, एक में निषेधाज्ञा होगी और एक में निषेधाज्ञा नहीं होगी। आप हिंदी में पढ़ोगे, ठीक है, बेसिकली अगर आप डिटेल में हिंदी पढ़ते हो तब निषेधाज्ञा क्या होती है। निषेधाज्ञा का मतलब है कि मैंने आपसे ये बोला कि शराब मत पियो, सिगरेट मत पियो, तंबाकू का उपयोग मत करो, निषेधाज्ञा है, ठीक है, डांट रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, लेकिन फिर भी निषेधाज्ञा कैसी है, नकारात्मक है कि मत करो, नहीं करना चाहिए। बात तो अच्छी है ना, ठीक है। तो इसलिए ऐसा इसमें बोला गया है कि सभी कानून के समक्ष समान है, कोई कानून से बड़ा नहीं है,
ठीक है, कोई भी कानून से बड़ा नहीं हो सकता, तो इसलिए निषेधाज्ञा है, इसलिए एक नकारात्मक अभिव्यक्ति है विधि के समक्षमता। अब ये विधियों का समान संरक्षण, सर इसका क्या मतलब है? देखिए आमतौर पर इसे तो सब समझ जाते हैं या समझा देते हैं, इसे किताबें भी समझा देती हैं, लेकिन ये किसी के समझ में नहीं आता कि विधियों का समान संरक्षण क्या होता है। ठीक है, ये वास्तव में आज तक किसी की समझ में नहीं आया, बड़ा मुश्किल होता है इसको समझना। अब मैं आइए इसको समझाता हूं। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब देखो मैं अलग से आपके लिए एक पेज ले रहा हूं और अलग से पेजेस में समझा रहा हूं। मैंने बड़ा विचार किया, मैंने कहा मैं बच्चों को ऐसे डांट देता हूं, कह देता हूं कि नोट्स ऐसे, देखिए ऐसे ही बनाया जाता है, ऐसे लिखा जाता है। फिर मैंने विचार भी किया, मैंने कहा बच्चे कौन है? वही है जो बेचारे भी 12th करके आए, जो अभी तक जो है ना चीजों को अपने स्कूल में इमला की तरह लिखते रहे, टीचर बोलता रहा, वो लिखते रहे, वो छापते रहे, नोट्स बनाते रहे। तो अचानक से अगर मैं परिवर्तन की मांग करूंगा तो वो मेरे विरुद्ध विद्रोही हो जाएंगे। मैंने बड़ा विचार किया, तो मैंने कहा बच्चे जैसा कहेंगे वैसे ही चलूंगा। चलिए अब हम बात करेंगे किसके बारे में? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में। ठीक है, इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे? विधियों का समान संरक्षण। बेटा विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, चलिए अब ये बात आप समझिए कि सर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधियों का समान संरक्षण होता क्या है? देखिए आखिर इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है विधियों के समान संरक्षण के? बहुत अच्छे से सभी को फोकस करना है। देखो विधियों का समान संरक्षण का मतलब है, देखो यहां पर दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए और दूसरा व्यक्ति बी। बात समझ पा रही है? एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। बेटा बहुत अच्छे से समझना, ये आर्थिक, सामाजिक, ठीक है, इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से बहुत उच्च वर्ग से आता है। बहुत उच्च वर्ग से आता है, सॉरी माफ करना, बहुत उच्च वर्ग से आता है बेटा। ठीक है, ये आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से बड़े ही उच्च वर्ग से आता है। इसका परफेक्ट एग्जांपल अनुराग ठाकुर, आपको पता है राज्य मंत्री है, वित्त राज्य मंत्री है अनुराग ठाकुर साहब। अब अनुराग ठाकुर साहब सामाजिक रूप से भी ठीक है बड़े उच्च वर्ग से आते हैं। ठीक है, बेसिकली छत्री क्लास से आते हैं, सामाजिक रूप से उच्च है अगर देखा जाए। ठीक है, तो वैसे भी उच्च है। ठीक है ना, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से तो पैसे वाले हैं ही, क्योंकि उनकी पीढ़ियां हिमाचल में शासन करती हुई आई हैं। आर्थिक रूप से भी मजबूत है, सामाजिक से भी, और पॉलिटिकली तो स्ट्रॉन्ग है यार। ठीक है, फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर है, वित्त राज्य मंत्री है, तो कितने स्ट्रॉन्ग है ये बात भी समझ में आ रही है। ठीक है, ये बात भी समझ में आ रही है। या फिर बेसिकली आप ठीक है ना, इनको ले लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ये सपोज दैट ये ए व्यक्ति जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया है। सिंधिया तो आप सब जानते होंगे। ठीक है, सिंधिया साहब की पीढ़ियां शासन करती हुई आई हैं। आपने सुना होगा ग्वालियर के सिंधिया है ना, तो उनकी तो पीढ़ियां शासन करती हुई आई हैं। तो सामाजिक रूप से तो वही है, वो बहुत उच्च क्लास के हैं, जितने हम और आप भी नहीं है। ठीक है, राजनीतिक रूप से भी बहुत सक्रिय है। ठीक है, पिताजी के समय से इलेक्शन जीत रहे हैं लगातार। ठीक है, इनफैक्ट दादी की ठीक है ना तभी से, ठीक है, मतलब जब से देश आजाद हुआ है और तब से उन्होंने राजनीति में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से तो पता नहीं कितना पैसा है सिंधिया के पास यार, कितना पैसा, आधा ग्वालियर बसा हुआ है। तो ये ए व्यक्ति जो है ये उच्च वर्ग से आता है। कहने का आशय मेरा केवल इतना था। अब ये बी है बेचारा। ठीक है, ये बी जो है ये आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, ठीक है, ये तीनों ही दृष्टि से निम्न वर्ग का है, निम्न वर्ग का है। ठीक है, ये तीनों ही दृष्टि से निम्न वर्ग का है। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताना, ठीक है, आप मुझे एक बात बताना, बस मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, एक ए का एक बी का। अब बताएंगे आप मुझे। ठीक है, अब ये जो ए है बेचारा, ठीक है ना, ये बेचारा तो नहीं है ना, ये ए तो नहीं है बेचारा, ये ए है और ये बी है बेचारा। अब मान के चलिए कि इन दोनों के हित आपस में एक दूसरे से टकरा जाते हैं। इन दोनों के हित आपस में एक दूसरे से टकरा जाते हैं। ठीक है, कैसे कि इसकी कार से इसकी स्कूटी ठुक जाती है, इसकी कार से इसकी स्कूटी का एक्सीडेंट हो जाता है, या इसकी स्कूटी से इसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी मान के चलिए, दोनों के हित ठीक है आपस में ठीक है एक दूसरे से टकराते हैं। अब इस केस में
ठीक है, कानून जो है, ठीक है ना, क्या वो तटस्थ बना रहेगा, न्यूट्रल बना रहेगा कानून? नहीं, ठीक है ना, कानून न्यूट्रल नहीं बना रहेगा। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो यहां पर देखो असमान परिस्थितियां है। एक तरफ ये व्यक्ति है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिसकी रोल्स रॉयस से किसी बेचारे गरीब व्यक्ति की टिर्री या स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, हो गया कि नहीं? अब मान के चलिए कि चलो इस टिर्री वाले की, स्कूटी वाले की गलती भी थी, हमने एक बार को माना, ठीक है, हमने एक बार को माना। तो ये जो परिस्थितियां हैं असमान है ना, अगर ये समान परिस्थितियां होती तो बात कुछ और थी। असमान परिस्थितियां, एक तरफ बेचारा इतना गरीब, एक तरफ इतना पैसे वाला व्यक्ति, तो हो सकता है कि माननीय कोर्ट ज्योतिरादित्य सिंधिया से बोल दे कि आप इस टिर्री वाले को मुआवजा दोगे, क्योंकि आप तो बहुत पैसे वाले हो और इस बेचारे की टिर्री का या स्कूटी का नुकसान हो गया, टूट गई है, आप इसको रुपया दोगे जिससे नई स्कूटी खरीद सके, नई टिर्री खरीद सके। तुम्हारा तो कुछ भी नहीं जाएगा, तुम्हारा तो शायद हो सकता है कि इसकी टिर्री का जितना नुकसान हुआ है, या आप इसको एक नई टिर्री भी दे दोगे तो इतना तो आपका डेली का खर्च भी इससे कम होता होगा, सॉरी डेली का आपका खर्च भी इससे ज्यादा होता होगा, माफ कीजिए, तो डेली का आपका खर्च भी इससे ज्यादा होता होगा। तो आप क्या करेंगे कि भैया आपकी रोल्स रॉयस से इनकी स्कूटी टकराई, इनकी स्कूटी में नुकसान हुआ है बेचारे, तो आप इनको मुआवजा दोगे, कंपनसेशन दोगे, आप इनको नई टिर्री या नई स्कूटी खरीद के दोगे। तो अब यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया कह सकते हैं कि साहब ऐसा तो कोई प्रावधान ही नहीं है, गलती इसकी थी, ये थी, वो थी। तब माननीय कोर्ट कह सकता है कि अगर परिस्थितियां समान होती तो मैं समान परिस्थितियों के आधार पर समान न्याय करता, लेकिन अगर परिस्थितियां असमान हो जाए तो असमान परिस्थितियों में असमान न्याय किया जा सकता है। मतलब न्याय तक सभी की पहुंच सुनिश्चित होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है बच्चे? इसका मतलब यह है कि न्याय तक सभी की पहुंच सुनिश्चित होनी चाहिए। मैं अभी समझाऊंगा आपको। न्याय तक सभी की पहुंच सुनिश्चित होनी चाहिए। सभी की पहुंच सुनिश्चित होनी चाहिए। न्याय तक सभी की पहुंच सुनिश्चित होनी चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा। न्याय तक, जस्टिस तक सभी की पहुंच समान होनी चाहिए और सुनिश्चित होनी चाहिए। ये बोलता है कि समान परिस्थितियों में समान। अभी आपको कम समझ में आया होगा, चिंता ना करो। समान परिस्थितियों में समान, परिस्थितियों में समान, समान, और असमान परिस्थितियों में, परिस्थितियों में, परिस्थितियों में, ठीक है, असमान न्याय किया जा सकता है, न्याय किया जा सकता है, किया जा सकता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जा सकता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कैसे। इधर आओ, यहां एक उच्च वर्ग था, ये निम्न वर्ग था, तो कोर्ट ने क्या बोल दिया सिंधिया को कि आप बेचारे को नई स्कूटी खरीद के दो, नई टिर्री खरीद के दो, ऐसा बोल दिया था। अगर मान के चलिए कि आज से 4 महीने पहले, आज से 4 महीने पहले सिंधिया जी की कार अनुराग ठाकुर की कार से टकरा गई होती, दोनों की रोल्स रॉयस आपस में एक दूसरे से टकरा गई होती, या एक के पास मर्सिडीज, एक के पास रोल्स रॉयस, दोनों आपस में एक दूसरे से टकरा गई होती है, एक के पास रेंज रोवर, दूसरे के पास एक मर्सिडीज, दोनों आपस में एक दूसरे से टकरा गई होती। और जब दोनों आपस में एक दूसरे से टकरा गई होती, दोनों कोर्ट गए, और कोर्ट में जाने के बाद लेकिन ना तो सिंधिया से बोला माननीय जज साहब ने कि आप मुआवजा दो, ना ही अनुराग ठाकुर से बोला कि आप मुआवजा दो। दोनों से कह दिया चलो अपनी अपनी कार खुद ठीक करवा लेना, क्योंकि भैया तुम ठीक ठाक पैसे वाले हो, तो अपनी अपनी कार खुद ठीक करवा लेना क्योंकि तुम ठीक ठाक पैसे वाले हो। लेकिन ठीक है, अब जैसे बेचारा एक व्यक्ति जो कि कमजोर है, निम्न है, ठीक है ना, आर्थिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी, अब उस व्यक्ति के लिए बोल दिया सिंधिया से कि आप इसे नई चीज खरीद के दो। सिंधिया कह सकता है कि साहब 4 महीने पहले जब मेरी कार अनुराग ठाकुर से टकराई थी तब तो तुमने कुछ बोला नहीं था, तब तो तुमने कुछ कहा भी नहीं, तुम्हारे मुंह से कुछ निकला भी नहीं, ठीक है, तब तो तुमने नहीं बोला अनुराग ठाकुर से उसकी गलती थी कि भाई तुम मुआवजा दे सिंधिया को। अब तुम साहब कैसे बोल रहे हो? तब माननीय जज साहब क्या बोलेंगे? तब माननीय जज साहब बोलेंगे कि बेटा देखो, तब परिस्थितियां समान थी तो मैंने समान न्याय किया, परिस्थितियां असमान है, असमान परिस्थितियों में मैं असमान न्याय कर सकता हूं। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए दूसरा एग्जांपल, इसकी कार से इसकी स्कूटी टकरा गई, इसने इसके विरुद्ध केस कर दिया,
ये बहुत रसूख वाला व्यक्ति है, बहुत पैसे वाला व्यक्ति है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग है, सरकार है मध्य प्रदेश में, ठीक है, सेंटर में मिनिस्टर है, ठीक है, एविएशन मिनिस्टर है सेंटर में, इतना पावरफुल व्यक्ति है। क्लियर है? दोनों कोर्ट पहुंचे, तो भैया ये तो अपना बहुत बड़ा वकील कोई करके लाया होगा, राम जेठमलानी टाइप का, क्योंकि तो बहुत पैसे वाला। और ये व्यक्ति बेचारा, ठीक है, जो फल बेचता है, सब्जी बेचता है या कुछ भी बेचता है टर्री पे अपनी स्कूटी पे, ये भाई एक अच्छा सा डिसेंट सा वकील नहीं कर पाया। ठीक है, तो जैसे ही दोनों के मुकदमे जब सुने जाएंगे तो माननीय जज साहब इस व्यक्ति से जरूर पूछेंगे कि भाई आपकी तरफ से आपकी पैरोकारी कौन कर रहा है, मतलब आपकी तरफ से आपका वकील कौन है। तो ये कहेगा साहब मेरे पास तो कोई वकील है ही नहीं, क्योंकि मेरे पास इतने रुपए नहीं है, एक तो मेरी स्कूटी ठुकी, मेरी टर्री ठुकी, मेरा इतना नुकसान हुआ, और दूसरा साहब मैं वकील करने लायक मेरी हैसियत भी नहीं है, मैं इस स्थिति में भी नहीं है कि मैं एक वकील कर सकूं। तो फिर ठीक है, तुरंत माननीय जज साहब जो है, ठीक है ना, उस व्यक्ति से कहेंगे कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए, एक सरकारी वकील को आदेश देंगे कि आप इनकी तरफ से इनका फैसला लड़ेंगे, इनका केस लड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इनको तुरंत सरकारी वकील दिया जाएगा, इस व्यक्ति को तुरंत सरकारी वकील दिया जाएगा, क्योंकि वकील अफोर्ड नहीं कर सकता, और जब ये वकील अफोर्ड नहीं कर पा रहा बेटा, तो इसको वकील दिया जाएगा और तुरंत माननीय जज साहब बोलेंगे कि इसको तुरंत सरकारी, ठीक है, एक उच्च काबिल व्यक्ति, ठीक है, इसको एज अ वकील दिया जाए, और वो इनका पूरा मामला कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे माननीय जज साहब के सामने। अब ये सिंधिया ये नहीं बोल सकता कि साहब आपने इसको तो वकील दे दिया, मुझे वकील नहीं दिया। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां असमान है। अगर इधर सिंधिया और इधर अनुराग ठाकुर होता तो वो किसी को वकील ना देते, लेकिन इधर कौन है बेचारा टिर्री वाला, और इधर कौन है ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो इसको वकील दे दिया। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो ये क्या है बेटा, ये एक सकारात्मक अवधारणा है, ये बात ध्यान रखना। इसको अमेरिका से ग्रहण किया गया है, इसको अमेरिका से ग्रहण किया गया है, ग्रहण किया गया है, और यह एक सकारात्मक अवधारणा है, सकारात्मक अवधारणा है। सकारात्मक अवधारणा कैसे? क्योंकि ये बोलती है, इंश्योर करती है कि कानूनों तक सभी की पहुंच सुनिश्चित होनी चाहिए, मतलब सभी लोग कानूनों तक, ठीक है, पहुंचने चाहिए, सभी की कानूनों तक पहुंच होनी चाहिए, तो इसलिए एक सकारात्मक अवधारणा है ये। ठीक है, उम्मीद करता हूं आर्टिकल 14 आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब ये राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को प्राप्त है, और ये भारत के नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। बस इतनी सी बात है, ये बेटा नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है, ठीक है, और ये राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, ठीक है, प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है, ये केवल राज्य के विरुद्ध है, प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है। जरा तस्वीर से तो निकल के सामने आ मेरी महबूबा। चलिए, ठीक है, बात समझ पे आई आपको बहुत अच्छे से। अब आप लोग ना अपनी पहेली मत बनाओ, ठीक है बच्चे, कि एक ऑटो वाला सर एक कार वाले को ठोक दे, दोनों के केस हो जाए, तो क्या कार वाला ऑटो वाले को मुआवजा देगा। एक उदाहरण था जो मैंने समझाया कि समान परिस्थितियों में समान और असमान परिस्थितियों में असमान न्याय किया जा सकता है। मतलब उद्देश्य क्या है कि कानूनों तक पहुंच समान होनी चाहिए सभी की, मतलब सभी को न्याय मिले, ये है इसका मतलब कि न्याय सभी के लिए अवेलेबल हो। इसलिए बोला गया है विधियों का समान संरक्षण। क्या? विधियों का समान संरक्षण मतलब कानून, ठीक है, सभी के लिए अवेलेबल हो, कानून सभी के लिए अवेलेबल हो। ठीक है, क्लियर है? एक बार थम्स अप कर दो, एक बार आप सभी लोग थम्स अप कर दो बेटा। चलो,
ठीक है, क्लियर हुआ? चलो थैंक यू, चलो थैंक यू बेटा। चलिए ठीक है, आइए अब आर्टिकल 15 पर चलते हैं। नेक्स्ट आगे आते हैं और ठीक है, अब किस पर चलते हैं? आर्टिकल 15 पर चलते हैं। आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 बोलता है धर्म मतलब रिलीजन, ठीक है। मूलवंश मतलब रेस, मूलवंश, जाति मतलब कास्ट, लिंग सेक्स, ठीक है, एवं जन्म स्थान, जन्म स्थान मतलब बर्थ प्लेस, बर्थ प्लेस आदि के आधार पर, भेदभाव का प्रतिषेध। भेदभाव, भेदभाव मतलब बेटा डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का प्रतिषेध मतलब प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, ठीक है। आर्टिकल 15 आपको बहुत अच्छे से याद होगा, प्रोहिबिशन। ठीक है, अब ये आपको समझना है बहुत अच्छे से। आर्टिकल 15 क्या बोल रहा है? आर्टिकल 15 का जो विषय वस्तु है, आर्टिकल 15 बोल रहा है सब धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो आर्टिकल 15 में क्या बोला गया? आर्टिकल 15 में बोला गया सब, मतलब ओवरऑल आर्टिकल 15 की थीम ये है, जो ओवरऑल आर्टिकल 15 की थीम है वो ये है कि सब धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब आप इसको कैसे याद करोगे? धम जलज करके आप याद करना। ठीक है, मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कि किस किस के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता, तो मैं आपको यहां पर ट्रिक बताता हूं कैसे याद करना है आपको, किस किस के आधार पर, धम जलज। ठीक है बेटा, ये आपको ऐसे याद करना है, धम जलज। ठीक है, पहला ध मतलब धर्म, ठीक है, और इनको ये क्रम में याद करना है, इनको इसी क्रम में याद करना है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। अब ठीक है, आर्टिकल 15 में जो है ना बेटा 15 क्लॉज है। अब आर्टिकल 15 में एक्चुअली 6 क्लॉज है। ठीक है, इसमें 6 क्लॉज है, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। 6 क्लॉजेस का मतलब है कि इसके अंतर्गत आर्टिकल 15 क्लॉज 1 आता है, इसमें आर्टिकल 15 क्लॉज 2 आता है, इसमें आर्टिकल 15 क्लॉज 3 आता है, इसमें आर्टिकल 15 क्लॉज 4 आता है, इसमें आर्टिकल 15 क्लॉज 5 आता है, 15 क्लॉज 6 आता है। ठीक है, बस ये बात है। तो इसके अंतर्गत बेटा कितने क्लॉज आते हैं? इसके अंतर्गत 6 क्लॉज आते हैं, 15 क्लॉज 1, 15 क्लॉज 2, 15 क्लॉज 3, 15 क्लॉज, ठीक है, 4, 15 क्लॉज 5 और 15 क्लॉज 6। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके भीतर जो सबसे पहला क्लॉज है 15 क्लॉज 1 उसको देखते हैं। 15 क्लॉज 1 इसको हम समझते हैं, इसको हम देखते हैं कि 15 क्लॉज 1 क्या है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है 15 क्लॉज 1 क्या। देखो, 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है साहब, 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इन 5 में से किसी भी एक आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। अच्छा, अभी जो 15 क्लॉज 1 है इसमें 6 क्लॉज है इसके भीतर। अब पहला क्लॉज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आजा, चल बाहर जा तू। चलिए, तो इसमें आप ठीक है पहला क्लॉज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पहला क्लॉज कहता है कि राज्य मतलब स्टेट। स्टेट कौन सा? जो आर्टिकल 12 में है। राज्य मतलब स्टेट।
स्टेट कौन सा, जो आर्टिकल 12 में, वो स्टेट। राज्य, ठीक ना, अपने नागरिकों के साथ, राज्य अपने नागरिकों के साथ, ठीक है ना, नागरिकों के साथ केवल, ठीक है ना, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ठीक है, ध्यान रखना। तो राज्य अपने नागरिकों के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी एक आधार पर, या इनमें से किसी भी एक आधार पर, किसी भी एक आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, कर सकता। बेटा इतनी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी कि आज से पहले कभी सोचा ना होगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आज से पहले कभी सोची ना होगी, तुम्हारी कसम। देखो क्या बोल रहा है, राज्य, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में। अभी ये बात आपको समझनी है कि जो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 है, इस आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में राज्य कौन भैया जी, राज्य अपने नागरिकों के साथ केवल, ठीक है, धर्म मीन्स रिलीजन, केवल धर्म, मूल वंश मीन्स रेस, जाति मीन्स कास्ट, लिंग मीन्स सेक्स, और बर्थ प्लेस जन्म स्थान, या इनमें से किसी भी एक आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर आर्टिकल 15 किसके विरुद्ध है, राज्य के विरुद्ध है। देखिए ये आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में, ये आर्टिकल 15 क्लॉज 1, सॉरी माफ करना, ये आर्टिकल 15 क्लॉज 1 भैया जी किसके विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध। किसको, केवल भारत के नागरिकों को। तो गैर नागरिकों को प्राप्त अधिकार नहीं है, ठीक है, ये गैर नागरिकों को प्राप्त अधिकार नहीं है, ये गैर नागरिकों को प्राप्त अधिकार नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये केवल व केवल भारत के नागरिकों को और केवल व केवल राज्य के अगेंस्ट प्राप्त है। ये केवल भारत के नागरिकों को राज्य के अगेंस्ट प्राप्त है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? तो ये केवल भारत के नागरिकों को राज्य के अगेंस्ट प्राप्त है, और इसमें बोला गया है कि राज्य अपने नागरिकों के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी एक आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं चाहूं तो तुम्हारे साथ भेदभाव कर सकता हूं धर्म के आधार पर, क्योंकि मैं प्राइवेट हूं। तो मैं चाहूं तो आपके साथ भेदभाव कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि मैं प्राइवेट हूं। मैं तुम्हारे साथ धर्म के आधार पर भेदभाव कर सकता हूं, लिंग के आधार पर कर सकता हूं, जाति के आधार पर कर सकता हूं। मैं बोल दूं कि साहब मैं अमुक धर्म के व्यक्ति को पढ़ाऊंगा, अमुक धर्म के व्यक्ति को नहीं पढ़ाऊंगा। मैं अमुक सेक्स के व्यक्ति को पढ़ाऊंगा, अमुक सेक्स के व्यक्ति को नहीं पढ़ाऊंगा। जैसे कि मैं तो केवल लड़कों को पढ़ाऊंगा, लड़कियों को मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मुझे लड़की अच्छी नहीं लगती। या मैं तो केवल, ठीक है ना, ईसाई बच्चों को ही पढ़ाऊंगा, ना तो मैं हिंदुओं को पढ़ाऊंगा, ना मुस्लिमों को, ना सिखों को, ना बौद्धों को, ना क्या नाम है, जैनों को। मैं केवल ईसाइयों को पढ़ाऊंगा। मुझे बाकी के, मेरी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है, बात समझ में आ रही है, क्योंकि मैं प्राइवेट हूं। लेकिन राज्य ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है, ध्यान रखना। और ये जो आर्टिकल 15 है ना, आर्टिकल 15 का जो अधिकार है, ये केवल व केवल बेटा आर्टिकल 15 का अधिकार भारत के नागरिकों को प्राप्त है। अगर गैर नागरिकों को इससे कोई भी संरक्षण नहीं मिलता। गैर नागरिकों के साथ सरकार भेदभाव कर सकती है। जो भारत के नागरिक नहीं है बेटा, सरकार उनके साथ भेदभाव कर सकती है। सरकार उन नागरिकों के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान में से सभी के आधार पर भेदभाव कर दे। सरकार भेदभाव कर सकती है गैर नागरिकों के साथ, लेकिन नागरिकों के साथ सरकार भेदभाव नहीं कर सकती, नागरिकों के साथ नहीं करेगी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? इतना तो आप लोगों ने बेटा, ठीक है ना, कुल मिलाकर चमनप्राश खाया ही होगा कि बात समझ में आ गई होगी। अब आर्टिकल 15 क्लॉज 2 है। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में क्या है कि राज्य के साथ साथ प्राइवेट व्यक्ति भी भेदभाव नहीं कर सकता। बात समझ पा रही है? तो 15 क्लॉज 2 में क्या है बेटा कि राज्य के साथ साथ प्राइवेट व्यक्ति भी भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, बिलोंग्स टू स्टेट प्राइवेट पर्सन ऑल्सो। तो राज्य के साथ साथ प्राइवेट व्यक्ति भी भेदभाव नहीं कर सकता। प्राइवेट व्यक्ति भी भेदभाव नहीं कर सकता।
ठीक है, ध्यान रखना। तो राज्य के साथ साथ प्राइवेट व्यक्ति भी भेदभाव नहीं कर सकता है। क्लियर है? तो राज्य के साथ साथ कौन बेटा? प्राइवेट व्यक्ति भी भेदभाव नहीं कर सकता, ये बात ध्यान रखना। राज्य तो करेगा ही नहीं, प्राइवेट व्यक्ति भी भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है ना। केवल केवल वही शर्त है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी एक आधार पर, या इनमें से किसी भी एक आधार पर, किसी भी एक के आधार पर ठीक है, प्राइवेट व्यक्ति भी भेदभाव नहीं कर सकता। अब सबसे बड़ी बात है कि सब प्राइवेट व्यक्ति भेदभाव कहां नहीं कर सकता। सवाल ये उठता है ना बेटा कि आखिर प्राइवेट व्यक्ति भेदभाव कर कहां नहीं सकता। तो देखो, दो जगहों पर प्राइवेट व्यक्ति भेदभाव नहीं कर सकता। सबसे पहले, कोई भी सार्वजनिक स्थान, कोई भी सार्वजनिक स्थान, कोई भी सार्वजनिक स्थान मतलब कोई भी पब्लिक प्लेस, कोई भी सार्वजनिक स्थान, चाहे वो सरकारी हो अथवा निजी, ये ध्यान रखना, वह सार्वजनिक हो बेटा, ठीक है, स्थान कैसा हो, पब्लिक प्लेस हो। अब डज नॉट मैटर कि वह पब्लिक प्लेस सरकारी है अथवा निजी है, निजी। और दूसरा, सरकार द्वारा वित्त पोषित स्थान, सरकार द्वारा वित्त पोषित स्थान। आपके कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है। आप कहना चाह रहे होंगे कि सर आप हमें इसे समझाइए। बिल्कुल समझाऊंगा बेटा, मेरा काम ही समझाना है। मैं बनाई क्यों? समझाने के लिए। और क्यों दिया जाता है मुझे इतना कठिन सब्जेक्ट कि मैं आपको समझा सकूं। ठीक है ना। देखो, ठीक है ना। अब आप देखो, आर्टिकल 15 क्लॉज 2 जो है, आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में राज्य के साथ साथ प्राइवेट व्यक्ति भी भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में तो केवल राज्य भेदभाव नहीं कर सकता अपने नागरिकों के साथ, और अब तो बेटा यहाँ पे प्राइवेट व्यक्ति भी भेदभाव नहीं कर सकता। मतलब तुम्हारा मास्टर भी भेदभाव नहीं कर सकता। ये मास्टर प्राइवेट है, सरकारी थोड़ी नहीं है, प्राइवेट व्यक्ति है, तो मैं भी भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है। अब कहां कहां पर मैं भेदभाव नहीं कर सकता? किसी सार्वजनिक स्थान पर, चाहे वो सरकारी हो या निजी हो। जैसे बेटा, सार्वजनिक स्थान का मतलब होता है जैसे कि आपके हॉस्पिटल, हॉस्पिटल बेटा सार्वजनिक होता है, चाहे किसी निजी व्यक्ति का हो अथवा सरकारी हो, ध्यान रखना। होटल, होटल बेटा सार्वजनिक स्थान होता है। रेस्टोरेंट, ठीक है, ये भी सार्वजनिक स्थान होता है। क्लियर है? तो हॉस्पिटल हो गया, होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ठीक है। इसके अलावा बस स्टैंड सार्वजनिक स्थान हो गया, रेलवे स्टेशन सार्वजनिक स्थान हो गया, सार्वजनिक स्थान हो गया। मैरिज हॉल, चाहे बेटा आपका अपना खुद का हो या सरकार का हो, कम्युनिटी हॉल, ठीक है, तो सार्वजनिक स्थान हो गए। ये सब सार्वजनिक स्थान है जो मैंने आपके सामने लिखे हैं। बात समझ में आ रही है? तो आप यहां पर ये बोर्ड नहीं लगा सकते कि हमारे हॉस्पिटल में केवल व केवल देखिए इस जाति और इस धर्म के लोगों को ही प्रवेश है, बाकी के अन्य जाति के लोग नहीं आ सकते। जैसे अंग्रेज लगा देते थे ना कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, अंग्रेज बोल देते थे ना कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो ऐसे ही आप हॉस्पिटल, चाहे बेशक आपका निजी हॉस्पिटल हो, आप बोर्ड नहीं लगा सकते कि साहब आप इस जाति से हो, इस धर्म से हो, इस लिंग के हो, हम आपका इलाज नहीं करेंगे। हाँ, आप इलाज करने की मनाही कर सकते हो। आप बोल दो कि साहब हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है, हमारे पास ये इक्विपमेंट नहीं है, हमारे पास इस डिपार्टमेंट का कोई डॉक्टर नहीं है, ठीक है, हमारे पास ये सुविधा नहीं है। आप मना कर दो इलाज करने से, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि साहब आप इस धर्म के हो, इस मूल वंश के हो, इस जाति के हो, इस लिंग के हो या इस जन्म स्थान के हो, तो इस आधार पे हम तुम्हारा इलाज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं बोल सकते आप ठीक है, अपने होटल में कोई तख्ती लगा के कि साहब आप इस जाति के हो इसलिए हम आपको यहाँ पर ठहरने के लिए नहीं दे सकते, या फिर आप फला धर्म के हो इसलिए हम आपको यहाँ पर ठहरने नहीं देंगे, या फिर आप फला इस लिंग के हो, या फिलहाल आप इस जन्म स्थान के हो इसलिए हम आपको यहाँ पर स्टे नहीं करने देंगे। ठीक है, ऐसी रेस्टोरेंट में आप नहीं लिख सकते कि साहब आप फला जाति के हो इसलिए हम आपको खाना नहीं खाने देंगे। यहाँ पर हमारी
ठीक है, इस रेस्टोरेंट में इस जाति के लोग खाना नहीं खा सकते क्योंकि आप फला जाति के हो, इसलिए हम आपको खाना नहीं खाने देंगे, ऐसा आप नहीं बोल सकते। ऐसी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मैरिज हॉल, चाहे वो सरकारी हो अथवा निजी हो, ठीक है, वहां पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। और सरकार के द्वारा वित्त पोषित कोई भी स्थान, ठीक है, जो सरकार के द्वारा वित्त पोषित है, जैसे कि पार्क हो गया, ठीक है, आमतौर पर सरकार पार्क बनाती है, ठीक है, तो जो सरकारी पार्क है, जो सरकार के द्वारा वित्त पोषित स्थान है, और भी बहुत सारे स्थान हो सकते हैं जहां पे सरकार का रुपया लगा हुआ है। बात समझ में आ रही है? ऐसे बहुत सारे स्थान हो सकते हैं बेटा जहां पे सरकार का रुपया लगा हो सकता है, सरकारी पार्क हो गए या फिर कुछ भी हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं। तो वहां पर भी बेटा आप किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते कि जैसे सरकारी पार्क है, ठीक है, तो इस सरकारी पार्क में साहब, ठीक है, इसी जाति के लोग आ सकते हैं, इस जाति के लोग नहीं आ सकते, इस धर्म के लोग आ सकते हैं, इस धर्म के लोग नहीं आ सकते। हाँ, अगर मेरे घर पे, ठीक है ना, मेरे घर पे, ठीक है, मेरा अपना खुद का निजी टेरेस है, अब मेरे घर पे मेरा अपना खुद का निजी पार्क है, ठीक है, तो मैं तुम्हें आने दूं या ना आने दूं, ये मेरी इच्छा पर निर्भर करता है, क्योंकि ना तो मेरा घर कोई सार्वजनिक स्थान और ना ही मेरे घर में सरकार का रुपया लगा, ठीक है, तो मैं जिसको चाहे उसको आने दूं, जिसको चाहे ना उसको ना आने दूं, मेरा घर है, ठीक है, मेरा कोई फार्म हाउस है, ठीक है, मैंने अपना जो है ना 10-20 बीघा में अपना फार्म हाउस बना रखा है, बढ़िया जो है ना ट्रैक्टर फैक्टर ला रखा है, वहां पे खेती वगैरह करता हूं अपने आराम से, और वहीं पे दोस्तों के साथ हम लोग चिल करते हैं, पार्टी करते हैं, इस तरह का, तो मेरा फार्म हाउस है। तो मेरे फार्म हाउस में मैं जिसको चाहूं उसको आने दूं, जिसको चाहे ना आने दूं, मैं इस धर्म के व्यक्ति को आने दूं, इस धर्म के व्यक्ति को ना आने दूं, मैं इस जाति के व्यक्ति को आने दूं, इस जाति के व्यक्ति को ना आने दूं, मैं इस सेक्स के व्यक्ति को आने दूं, उस सेक्स के व्यक्ति को ना आने दूं, या मैं इस बर्थ प्लेस वाले व्यक्ति को आने दूं, उसको ना आने दूं, मेरी इच्छा पे निर्भर करता है, मेरा प्राइवेट है खुद का। लेकिन मैं रेलवे स्टेशन पे ऐसा बिहेव नहीं कर सकता, मैं बस स्टैंड पे ऐसा बिहेव नहीं कर सकता, मैं होटल में, अगर मेरा खुद का अपना होटल है तो मेरा होटल मेरा सार्वजनिक स्थान है, चाहे बेशक वो मेरा निजी है, ठीक है, वहां पर मैं ऐसा भेदभाव नहीं कर सकता। मेरा रेस्टोरेंट है, वहां पर मैं ये भेदभाव नहीं कर सकता। तो उम्मीद करता हूं आर्टिकल 15 क्लॉज 2 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में राज्य के साथ साथ प्राइवेट व्यक्ति भी भेदभाव नहीं कर सकता। आयुष पार्लर, सर ब्यूटी पार्लर केवल महिलाओं के लिए क्यों होता है? क्यों, कौन कह रहा है महिलाओं के लिए होता है? मैंने कई सारे लड़के देखे हैं जो अपने आईब्रो बनवा के आ जाते हैं ब्यूटी पार्लरों में। बेसिकली अब वो ब्यूटी पार्लर लेडीज वाले तो नहीं जाते, लेकिन वो जो जेंट्स पार्लर होते हैं जहां पर बेसिकली सैलून होता है, जिसको आप सैलून वगैरह बोलते हैं, तो मैं आजकल क्या देख रहा हूँ, लड़के भी आईब्रो बनवा लेते हैं। बताओ यार, हे भगवान, ईश्वर नाम की कोई चीज है कि नहीं? अरे भाई डरो इस धरती पे, आईब्रो बनवा लेते हैं, ठीक है ना, शेव ऐसी करवाएंगे नुकीली नुकीली, ठीक है ना, मतलब क्या ही हो रहा है। चलिए, अरे यार टाइम का नहीं पता चलता, यही तो बात है। अब देखो, आज मैंने कोई एक कमेंट नहीं लिया किसी बच्चे का, एक कमेंट नहीं लिया आज मैंने, और सबसे कम कमेंट शायद मैं ही लेता हूँ, सबसे कम कमेंट मैं लेता हूँ, सबसे कम क्लास में बातचीत मेरी होती होगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं केवल टॉपिक पे बातचीत करता हूँ। अगर इधर उधर कुछ हुआ तो मैं 1-2 मिनट केवल बातचीत करूंगा बस। लेकिन फिर भी मेरे समझ में क्यों नहीं आ रहा कि देखो, बस केवल आज 2 ही आर्टिकल हुए हैं, ठीक है, आर्टिकल 14 हुआ है, आर्टिकल 15 हुआ है, आर्टिकल 15 पूरा भी नहीं हुआ। तो अब क्यों नहीं हुआ, इसके कारण मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आप डिटेल में पढ़ रहे हैं इन सब चीजों को। अगर आप डिटेल में ना पढ़ते तो फंडामेंटल राइट 2 दिन में खत्म हो जाते, ज्यादा ज्यादा 3 दिन में खत्म हो जाते। चलो, मजा आया? सर कितने लीटर वाटर यूज करते हो? चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, ठीक है, लव यू ऑल, ठीक है, ऐसी रहेगी क्लास, आप चिंता ना करो, सारी क्लास ऐसी रहेगी।
ठीक है।